सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बलवीर स्वामी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। जो सीरीज हमने एस्टेट नेट और सीईटी मेंस कॉमर्स ग्रुप के लिए शुरू की है, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 आज हम करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, देखिए जो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो हमने डिस्कशन कर लिया था कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइंस होती हैं, गाइडलाइंस होती है हमारे लिए, वो हमें बताती है कि किस तरीके से क्या काम करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उन प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में पढ़ा था कि नेचर क्या कुछ है। ठीक है, नेचर के बारे में पढ़ा था कि नेचर क्या है। नेचर का मतलब मैंने बताया था कि क्वालिटी प्लस में उसकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कशन किया था कि उसके अंदर कि जो आपका इवोल्यूशन है, ठीक है, जो इवोल्यूशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो कैसे हुआ था। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैंने आपको 6 स्टेज बताई थी। शुरुआत में जो अर्ली था वो उस तरीके का, फिर सेकंड आपका क्लासिकल अप्रोच बताई थी मैंने आपको, फिर थर्ड आपको नियो क्लासिकल बताई थी। ठीक है, फिर आपको बिहेवियरल बताई थी। इस तरीके से मैंने 6 स्टेज आपको बताई थी, जिसमें हमने कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उनकी डेवलपमेंट हुई है या वो कैसे बने हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इसमें देखिए आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। इस चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एचटेट के अंदर मोस्टली मिलता है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से करना है। वैसे चैप्टर सारे ही देखिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको। ठीक, सीईटी मेंस का कह भी सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी सीईटी में भी आ सकता है। नेट का कई बार बिल्कुल ईजी बेस भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है वो हम बोल सकते हैं नेट का सबसे हाई, एस्टेट और सीईटी के कंपेरिजन सबसे हाई रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के के ऊपर कि किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो एफ टेलर ने हमें क्या है बताया था कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए बिल्कुल इजी है स्टेट के लिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफ टेलर, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, एफ टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखिए कई बार क्या कन्फ्यूजन होती है, ज़्यादातर हमारे 2 होते हैं। एक तो एफ टेलर है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और एक पूछा जाता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, अब इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एफ टेलर, कई बार जैसे क्वेश्चन में जो हमारा पेपर है, क्वेश्चन पेपर में हम कई बार पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही है। ठीक है, एफ टेलर प्रिंसिपल फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है या फिर हेनरी फ्योल है। ठीक है, तो इसको एक याद करने का तरीका सिंपल सा ये देखिए, नाम जब आपका आ रहा है एफ टेलर, एफ टेलर, ठीक है, अब टेलर में क्या है, टेलर का अगर वर्ड पकड़े टी, ठीक है, टी किसके बाद आता है, एस के बाद आता है, पी क्या आर एस टी,
यानी S फॉर साइंटिफिक याद कर लीजिए आप, याद कर अगर पजल होते हैं तो। साइंटिफिक किसने दी है, टेलर ने दी है, ठीक है, इससे याद रहेगा। दूसरा आपको ऑटोमेटिक उसके अपोजिट चला गया फिर, ठीक है, यानी हेनरी फेयल ने क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया है। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में, कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन होगा, एस के बाद क्या आता है, टी, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, FW टेलर, टी ने, ठीक है। ये थे अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। अब पीछे जो एस्टेट हुआ है जुलाई 2024 का, जो अभी 2024 का जुलाई 2025 के अंदर हुआ है, उसमें पूछ लिया था हेनरी फ्योल किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अब की बार आ भी सकता है, डिपेंड ऑन योर लक, कि जो FW टेलर हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो अमेरिकन कंट्री से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। उसके बाद में इनका जन्म कब हुआ, 1856 में जन्म हुआ, और इनकी डेथ कब हुई, 1915 में, ठीक है। इनको निमोनिया हो गया था, जो जिस कारण क्या है, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, या हो सकता है उस समय दवाई सही ना मिली हो, ठीक है। तो 1856 में इनका जन्म हुआ था, मार्च के अंदर, 20 मार्च को, और 21 मार्च 1915 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 20-21 तो पास है मार्च में, लेकिन 1856 और 1915, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, FW टेलर, S फॉर साइंटिफिक, और S के बाद क्या आता है, T आता है, तो T फॉर टेलर, ठीक है। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन हो गए, हेनरी फ्योल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। FW टेलर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, अमेरिका से, ठीक है। FW टेलर का जन्म कब हुआ, 1856 में, इनकी डेथ कब हुई, 1915 में। जन्म और मृत्यु तो मुश्किल ही पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी कंट्रीज पूछी जाती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की मूवमेंट बता रखी है कि इनका जन्म कब हुआ, देखिए लिख रखा वही है, प्रोफेसर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, पोजीशन जो इनकी थी वो एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे इतने आते नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार क्या पता एग्जाम में क्या मूड रहा हो, ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया। अप्रेंटिसशिप थे पहले, ठीक है। उसके बाद मिडविल स्टील कंपनी में एग्जीक्यूटिव रही है, ठीक है। बेथलम आयरन कंपनी 1898 में, जो बाद में बेथलम स्टील कंपनी बन गई, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी में उन्होंने काम किया, बेथलम आयरन कंपनी, और जो बाद में क्या है, बेथलम स्टील कंपनी बन गई थी। प्रोफेसर रहे थे टक स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, और प्रेसिडेंट रहे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हैं। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, S फॉर साइंटिफिक, S के बाद क्या आता है, T का मतलब टेलर, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, टेलर हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बुक किसने लिखी है, वो बुक भी FW टेलर ने लिखी है आपकी, ठीक है। FW टेलर ने आपकी बुक लिखी है, ठीक है। तो और ये पब्लिश कब हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बुक है वो पब्लिश कब हुई, 1911 के अंदर। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1911 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी है, FW टेलर ने, और ये पब्लिश कब हुई, 1911 में, जो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेट में आया हुआ है, ठीक है। कुछ और बुक भी हैं, हो सकता है ये भी आपसे पूछ ली जाए, एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कंक्रीट प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड, नोट्स ऑन बेल्टिंग, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, पीस रेट सिस्टम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीस रेट सिस्टम किसने दिया था, ठीक है, FW टेलर ने दिया था, FW टेलर। ये हम पढ़ेंगे क्लासेज में, अपकमिंग क्लासेज में, कि पीस रेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आज हम ये नहीं करेंगे, तो ये एक बार पॉज करके आप वीडियो देख लेना कि ये कौन कौन सी इसकी पब्लिशिंग थी। ये इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक जो है वो किसने लिखी और कब इसकी पब्लिकेशन होगी, ठीक है। देन उसके बाद मूव करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उसका मतलब क्या है, देखिए साइंटिफिक का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको किस वे में, देखिए यहाँ पे दे रखा है ये, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट
ये चीज़ है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जो आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरीके से काम करें। ठीक है, वट यू वांट मैन टू डू, वो कैसे काम क्या काम करें, एंड सीइंग, और उसको किस तरीके से बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकें, क्योंकि हर एक कंपनी का यही काम होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना। और प्रॉफिट कैसे ज़्यादा जनरेट हो सके, या तो आप सेल ज़्यादा कीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, या फिर आप अपनी कॉस्ट कम करके, ठीक है, प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हर कंपनी की ये काम होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब यही कि आप अपने वर्कर्स या अपने मैन को किस तरीके से का काम करना चाहते हैं और किस तरीके से उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर पाएंगे, उस वो सारी मैनेजमेंट किसके अंदर आती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने जो रूल्स बताए, एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात जो कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो सबसे जो पहला प्रिंसिपल या रूल बोल सकते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले मैनेजर क्या करते थे, मैनेजर का काम होता था कि कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन आए, किसी भी तरह की सिचुएशन आए, वो उनको एक ही तरीके से टैकल करते थे। ठीक है, कि ये हो गया तो हम यही बनाएंगे, आगे कुछ होता रहा हम इसी तरीके का रूल चलाएंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बताया कि आप साइंस का यूज कीजिए। साइंस का मतलब क्या है, आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो रिसर्च की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम आ रही है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम चाहे वो ए टाइप की प्रॉब्लम आए, चाहे बी टाइप की आए, चाहे सी टाइप की, सभी के ऊपर आप एक जैसा ही रूल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ ए थंब। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसके अंदर, जो सेकंड प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या है, आप सौहार्द कब की भावना रखिए। सिंपल सी बात है, देखिए, जो मैनेजर है वो एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ओनर के बीच में और वर्कर के बीच में। ठीक है, अगर ओनर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली ओनर अच्छी तरीके से वर्कर्स ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से काम करेंगे, मोटिवेट होकर काम करेंगे और अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। ओनर भी क्या है, अगर उसको प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, वो वर्कर के लिए काम तो करेगा ही फिर। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूट बेस्ट कर सकता है वो करेगा उनको, वर्कर के लिए। तो मैनेजर क्या है, इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैनेजर का एक काम है कि ये नहीं कि बस अपनी चलाई जाए, उनके बीच में एक अच्छा लिंक बनाए, ताकि किसके बीच में, ओनर्स और वर्कर के बीच में हार्मनी, मतलब सौहार्द के उनके बीच में यानी अच्छे रिलेशनशिप हो और वो अच्छा काम कर सकें एक दूसरे के लिए। गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कुछ तरह का हो भी सकता है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसको अच्छे तरीके से टैकल करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है इमेज के अंदर कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। तो एक दूसरे के बीच में क्या है, अच्छे रिलेशनशिप हो, ये अच्छा काम करे, ये इनको अच्छे इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करे। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आएगा। दो मैंने आपको प्रिंसिपल बताए, कौन कौन से। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपको बस साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि आप जो पहले से रूल बने उन्हीं को फॉलो करते हैं, सिचुएशन को समझे ही ना। और दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है इसके अंदर, कि आप सौहार्द की परिभाषा का रिलेशनशिप रखिए, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखिए। ठीक है, फिर थर्ड जो इन्होंने प्रिंसिपल बताया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है, ये नहीं कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरे के साथ कंपटीशन करूँ। ठीक है, कंपटीशन नहीं करना आपको कोऑपरेट करना है। ठीक है, कोऑपरेट इसमें क्या है कि अगर मेरा काम बन गया है तो मैं दूसरे की हेल्प करूँ, दूसरे की क्या करूँ, हेल्प करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप काम तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए कर रहे हो, तो क्यों ना अपना काम हो गया तो दूसरे को भी हेल्प की जाए ताकि उसका भी काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो कोऑपरेट करके आपको चलना है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा पॉइंट। पहला मैंने कौन सा पॉइंट बताया है आपको, पहले मैंने बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड मैंने आपको बताया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और थर्ड मैंने आपको बताया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कि जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है उनकी डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, वो अपनी ग्रेटेस्ट यानी 100% आउटपुट दे पाएँ। तो बेस्ट मेथड क्या है, उनको पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, कोई एम्प्लॉय अगर चाहता ही नहीं कि काम करना चाहता ही नहीं, तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे फिर। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि उसका क्या किया जाए, अच्छे से हम उसको क्या है सिलेक्ट करें, उसको बताएं कि आप उसको हम क्या करें, अच्छे से उसको सिलेक्ट करें, उसको बताएं कि आपका ये काम है। ठीक है, कि आप इस काम में सक्सेसफुल, यानी टेस्ट जो होते हैं आपके, ये चाहे वो इंटरव्यू होता हो,
ठीक है, इंटरव्यू होता हो चाहे टेस्ट होते हैं आपके, वो सारी इसीलिए होते हैं कि आपका पता लगाया जाता है कि क्या आप इस काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या एलिजिबल हो आप उस काम के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली अपने आउटपुट या अपने कह सकते हो अपनी एफिशिएंसी के लिए काम करेगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बताया इसने, देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप, मैंने आपको शुरू में क्या है 3 तरह के लेवल बताए थे कि कंपनी में 3 तरह के लेवल होते हैं। सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है और लास्ट में लोअर लेवल होता है। ठीक है, 3 टाइप के इसमें लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। लोअर लेवल में क्या, देखिए लोअर का मतलब क्या होता है, वर्कर होते हैं। ठीक है, लोअर लेवल में वर्कर होता है और उन वर्कर में सबसे हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट रैंक का होता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैन बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्कर के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक वाला बंदा कौन होता है, फोरमैन होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक फोरमैन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो हर वे में अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक पर्सन के अंदर ऐसी ये पॉसिबिलिटी नहीं कि वो हर मामले में अच्छा हो। तो इसलिए क्या है, अलग अलग ये बना दिए फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया इन्होंने, FW टेलर ने कहा कि आप अलग अलग वर्कमैन को अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। जैसे एक तो प्लानिंग इंचार्ज पे काम करेगा प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि मान लो दो पर्सन है एक्स और वाई। ठीक, एक क्या है, एक क्रिएटिविटी अच्छी करता है, एक स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, और एक पढ़ाई में अच्छा है। होता है ऐसा, घर में 2 बच्चे, उनकी भी क्या है अलग अलग जो इंटरेस्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉई प्लानिंग के काम अच्छे तरीके से करता है उसको प्लानिंग इंचार्ज बना दिया जाता है, जो एम्प्लॉई प्रोडक्शन वगैरह काम अच्छे से देखता है उसको प्रोडक्शन इंचार्ज बना देते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज को हमने क्या है 4 आगे पार्ट में बांट दिया और इसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज भी 4 तरह के काम अलग अलग हो गए। ठीक है, 4 पर्सन ये हो जाते हैं, तो 8 ये टोटल हो जाते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या है, वो प्रोडक्शन के इंस्ट्रक्शन को बताया किस तरीके से आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, कैसे आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, वो इंस्ट्रक्शन देगा, नाम से आपको पता लग रहा है। रूट क्लर्क, वो रूट बताएगा कि किस रूट से आपको क्या क्या काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, टाइम की सेव करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। डिसिप्लिनरी, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, वो इसका काम होगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो इसमें 4 इसके नीचे काम करेंगे, 4 हम बोल सकते हैं पर्सन या एम्प्लॉई। स्पीड बॉस, वो मेंटेन करेगा कि जो आपकी प्रोडक्शन है उसकी एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्पीड बनी रही, कि आपने फिक्स कर दिया कि एक दिन के अंदर हमें 2000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो वो देखेगा कि कहीं कोई लैक तो नहीं हो रहा, कि हम एक दिन में उतनी प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गैंग बॉस आपका क्या करता है, जो टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो टूल्स वगैरह है उनके अरेंजमेंट करता है, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये काम करना है तो आपको ये टूल चाहिएगा, ये मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए। रिपेयर बॉस, नाम से आपको पता होगा कि अगर काम चलेगा तो मशीनरी ख़राब भी होंगी, उनमें कोई टूट फूट भी होगी तो उसका रिपेयर करना। और इंस्पेक्टर क्या है, क्वालिटी को चेक करेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी को चेक करेगा कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। ठीक है, क्या, और ये सभी हम कह सकते हैं कि ये सभी मिलके क्या है वर्कमैन को एक तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि काम अच्छे से या प्रोडक्शन आपका अच्छे से हो सके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि फैक्ट्री जो फंक्शनल फोरमैनशिप फैक्ट्री मैनेजर है उसके अंदर 2 हेड आपको बना देते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज क्या है, प्लानिंग का काम करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, रूट क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गया, डिसिप्लिन का काम करेगा, टाइम और कॉस्ट की सेव करने के लिए काम करेगा। रूट क्लर्क आपको बताएगा किस तरीके से क्या काम करना है, वो इंस्ट्रक्शन देगा आपका। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या फिनिश प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है। अब इसके अपोजिट में प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड कि स्पीड आपकी बनी रहे, स्पीड का मतलब प्रोडक्शन आपका रेगुलरली एक लेवल पे मेंटेन रहे। गैंग बॉस आपके टूल्स वगैरह मशीनरी वगैरह की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिपेयर बॉस, कोई उनमें ख़राब भी आ जाती है तो उसके लिए काम करेगा। इंस्पेक्टर, वो प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करता है कि क्या प्रोडक्शन सही लेवल पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, वो चेक करना इसका काम है।
FW टेलर ने क्या है, इनको अलग अलग में बांट दिया। क्यों बांटा, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक पर्सन के लिए इतनी सारी क्वालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में क्या अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई स्टडी में अच्छा होता है, कोई क्रिएटिविटी में, कोई स्पोर्ट्स में, तो हर एक की अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के, उनके स्किल के अकॉर्डिंग हमने क्या है ये इन बंदों को डिसाइड कर दिया। ठीक है, उनको काम दे दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो। ठीक है, आप बोलते हो ना जैसे कि इसका स्टैंडर्ड तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए हम बोलते हैं जैसे, तो स्टैंडर्डाइज का मतलब कंपनी के अंदर भी एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इस स्टैंडर्ड का काम आपको करना है। ठीक है, इस तरह का रॉ मटेरियल परचेज करना है, इस तरह का प्रोडक्शन आपका होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप काम को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, डिवाइड कर दो, ताकि हर पर्सन उसको, जो इस पर्सन को काम दिया जाए, वो आसानी से उसको कर सके। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसने जो क्या है स्टडी की थी, ठीक है, FW टेलर ने अलग अलग टाइप की स्टडी की, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब देखिए, एक काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं वो काम अलग तरीके से कर सकता हूँ, आप क्या पता वो काम दूसरे तरीके से करो। ठीक है, हर एक काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो FW टेलर ने बताया कि हम एक काम को किस तरीके से मिनिमम टाइम में और कम कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है मेथड स्टडी के बारे में बताया। जैसे उन्होंने क्या है मेथड स्टडी में कि किस तरीके से हम, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो क्या होगा, वो क्या है, हमें बार बार हमारी गुडविल परचेज करेगा, गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से मेथड का मतलब किस तरीके से अच्छे से एक काम को बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में कर सकते हैं, तो मेथड स्टडी इसमें ये बताया। दूसरी स्टडी इन्होंने क्या की, मोशन स्टडी। एक काम को देखिए, जो कामचोर होते हैं क्या है, काम को धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, या फिर जानबूझ के कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो FW टेलर ने क्या है एक स्टडी की, जिसमें क्या है ब्रिक लेयरिंग जो काम, यानी जो हम एक जैसे मिस्त्री का काम है, तो किस तरीके से ईंटें जचा रहा है, तो उसके मोशन उसने नोट किए कि ये देखिए अब ये झुक रहा है, अब ये ईंट उठाई इस तरीके से। तो उसने क्या है वो स्टडी करके 18 से 5 तक वो ले आया उसके मोशन को। ठीक है, यानी एक तरीके से उसने 4 गुना उसके काम को बढ़ा दिया कि इस तरीके से आप इन मोशंस को कम कंट्रोल कर लोगे, या ये मोशन नहीं करोगे, हाथ को इस तरीके से नहीं करोगे, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगे, तो आप आसानी से ईजिली वो काम बिना इन मोशंस के भी कर सकते हो, मिनिमम मोशन में कर सकते हो। ठीक है, फिर टाइम स्टडी। देखिए टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक फ़िक्स टाइम कर दिया कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए कि आप 10 यूनिट 1 घंटे में बनाओगे। एक टाइम उन्होंने क्या है फिक्स कर दिया। ठीक है, कि आपको ये काम इतने घंटे में करना है, ये काम इतने, अगर टाइम देखिए फिक्स होगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगी, मेरे को इतने घंटे में काम करके देना है ये। ठीक है, फटीक स्टडी का अंदर क्या है, देखिए हर एक इंसान का एक लेवल होता है काम करने का। कोई 1 घंटा पढ़ लेता है, कोई 2 घंटे लगातार पढ़ लेता है, कोई 3 घंटे भी पढ़ लेता है। ठीक है, तो हर इंसान एक लेवल के बाद थक जाता है, तो उसको कुछ आराम की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से वर्कर भी क्या इंसान ही है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनका भी क्या एक टाइम के बाद उनको वो टायर्ड फील करते हैं। क्या फील करते हैं, टायर्ड फील करते, थकान होती है, तो उनको क्या है, उनको आराम देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये FW टेलर ने कुछ अपनी स्टडी की, उन्होंने बताया किस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। जो पीस रेट सिस्टम है ये हम कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनका पूरा जो रूल्स हैं और मेथड है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।